तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और दुनिया को जीतने का हौसला रखो। क्यों? क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ये फाउंडेशन का रिजल्ट अभी आया है और काफी सारे बच्चे पास हुए हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे पास नहीं भी हुए। 1.25 लाख बच्चों ने रिकॉर्ड इस बार अटेंड किया है ये फाउंडेशन का। इसमें से 29.25% रिजल्ट यदि प्रिसाइज आया है, तो इस बात को दर्शाता है कि 70.75% इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, जो हमें इस बात की चेतना देना चाहता है, जागृति देना चाहता है कि हम अपनियों को देखें, हम अपनी उन लैक्यूना पर ध्यान दें, उन शॉर्टकमिंग्स पर फोकस करें जिनके कारण हम ये अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए हैं। स्पेशली लॉ में जो अंकों पे तेजी चली है, इंस्टीट्यूट ने जो बहुत ही कम नंबर लॉ में दिए हैं, निश्चित रूप से हम ये मान के चलेंगे कि गलती हमारी ही होगी, इसलिए इंस्टीट्यूट ने हमको नंबर कम दिए हैं। तो कैसे अब की बार हम अपने आप को उस फेलियर के कुचक्र से बाहर निकालेंगे, उस फेलियर के ऑर्बिट से बाहर निकालेंगे, ये बहुत जरूरी होगा। इस पर विचार करना, इसके ऊपर गौर करना। वैसे भी देखिए कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स इन डिफरेंट वेज। कुछ अलग नहीं करना, करना वही है जो हम पहले करते आए, लेकिन इस बार उसको दूसरे तरीके से करना। जो चीज़ हमने पिछली बार नहीं की, जैसे कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए, लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज की थी, 8 मॉक टेस्ट थे, चारों सब्जेक्ट के टोटल 28 टेस्ट थे। इसके अलावा क्वार्टर टेस्ट थे हमारे 4x4 टेस्ट हुए। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए थे, वहां अगर उन्होंने कुछ अगर मैं कड़क शब्द में कहूँ, थोड़ी सी मक्कारी की है, तो उसका उन्होंने खामियाजा भुगता है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए थे, अब की बार वो टेस्ट प्रॉपर नहीं देंगे। जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी, क्लासेस मिस की थी, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, हो सकता है आप बीमार पड़ गए थे या कुछ ऐसा कारण आ गया था कि आपने क्लासेस नहीं की, और एनी विच रीजन अगर आपने क्लासेस नहीं की, तो अब की बार क्लासेस तो यार कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोई शोर नहीं होता। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो ना, तो लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन देखा और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत दिमाग में आता है कि यार इस प्रैक्टिकल केस स्टडी का ये है, तो उसमें आपका टाइम सेव होगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप पहले सोचते ही बैठते हो। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो पहले पूरा आंसर लिख देते हैं, फिर उनको याद आता है अरे क्वेश्चन में तो ये वाला सेक्शन नहीं, वो वाला सेक्शन, वो प्रोविजन लगेगा, तो फिर पूरा काटते हैं और फिर वापस से लिखते हैं। अब देखो वो एक आंसर लिखा, आपने टाइम वेस्ट किया, फिर काटा, फिर लिखा, तो उसको लिखने का जो टाइम था वो वेस्ट हो गया। यानी कि वो जो 10 मिनट आपके हुए, वो बेसिकली आप में 10 मिनट एक, और अगर वो कम पढ़ेंगे तो छूट जाएगा आपका, और छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है। ये जो 29.25% रिजल्ट आया है, इसमें जिसमें हमारे बहुत बच्चे पास हुए हैं, इसका एक मेन रीजन ये भी रहा है कि जिन्होंने पेपर पूरा किया था 100 में से 100 नंबर एक्यूरेसी के साथ, उनके अगर इंस्टीट्यूट ने बहुत काट काट के भी नंबर दिए हैं, तो 50, 56, 52, और अगर थोड़ा इधर उधर कम ज्यादा ग्रामर मिस्टेक भी की बच्चे हैं, तो 40-42 तो आएगा। तो पास आउट जो हुए हैं उनसे भी हमको ये टिप लेनी है कि पेपर हर हाल में पूरा कर दे। दूसरा, कुछ बच्चों इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा लगता है अब इंग्लिश बचपन से करते यार इंग्लिश हो जाए, और वहां जाके इंग्लिश की जब उनके सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस गलत हो जाते हैं, तो यार इंग्लिश मतलब क्या, एंटोनिम सिनोनिम और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी खेल है। वो तो बाइनरी लैंग्वेज हुआ करते थे, 0-1, मतलब अगर एक कॉमा भी इधर उधर कर दिया आपने एक्टिव पैसिव में, तो या तो 0 मिलेगा या मिलेगा। तो कितना बढ़िया गेम है। तो अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर ले और प्रिसाइज, तो आपको 4-5 एक्टिव पैसिव सही लिख के लाने, मतलब 5 लिखनी और पूरे नंबर मिलने। तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पे ध्यान देना है। वो कैब की प्रैक्टिस करनी। हम लोग हमारा अलग से ग्रुप बनाते चलते टेलीग्राम का, जिसपे रोज पोल क्वेश्चन आते हैं, फिर रिमेंबर, और हम खूब मेहनत करते हैं एक्टिव पैसिव से लेकर हर चीज के ऊपर, ग्रामर के ऊपर भी। तो आपको उस पर ध्यान देना है। और फिर मैंने आपसे कहा ना कि चीजें कुछ अलग नहीं करनी, सिर्फ अलग तरीके से करनी है, और फिर देखना सफलता आपको कदम छू। मैं प्रेरक सर से कहूंगा कि सर आप बच्चों को कुछ गाइडेंस दें इस बार के रिजल्ट के ऊपर।
श्रेणी में भी देखा जाए कि रिजल्ट कैसा आता है बेटा, तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं जहां पर वो फेल करते हैं। मैं अक्सर बोलता ही हूँ कि अकाउंट और इकोनॉमिक्स आपका ग्रेड बनाने में मदद करते हैं, आपको पास करवाते हैं, और लॉ और क्यूए इंटेंशनली पेपर ऐसे बनते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह की फिल्टर है, छन्नी है कि वो जो डिजर्विंग बच्चा है वही इंटर में और उसके बाद फाइनल में जाता है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो ठीक है भाई, कोशिश करी, प्रयास करा और असफल हुए हैं, और ये असफलता आपकी नहीं है, ये आपके दोस्तों की असफलता है। आप असफल नहीं हुए, प्रयास असफल हुआ है। अब उसको बेहतर कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट अपन जानते हैं। कैलकुलेटर के ट्रिक, शॉर्टकट, पेपर्स देना, स्कैनर्स पूरे सॉल्व करना, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना। अगर हमने ये कर लिया तो हम जीत जाएंगे। चाहे इशिता काबरा हो, 351 स्कोर हो बेटा, या फिर सब्जेक्ट टॉपर्स हो, या फिर 300 की श्रेणी के सारे बच्चे हों, वो सब पेस के ही बच्चे हैं, वो यहीं से बैठकर निकले हैं। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है, बगैर आग के तो धुआं नहीं उठता। तो लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें, क्योंकि जिस दिन हम जिम्मेदार हो जाते हैं हम खुद स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि हमने टेस्ट नहीं दिया, या हमने कंसेप्चुअली पढ़ाई नहीं करी, या हमने मॉक टेस्ट मिस करे, या हमने क्वार्टर टेस्ट मिस करे, या हमने रिवीजन मिस करे। उस दिन से बेटा परिवर्तन आना शुरू होता है। तो परिवर्तन की बयान तब बहती है जब पहले स्वीकृति आ जाए। अगर हम अपनी असफलता का मटका दूसरों के सर पे फोड़ना शुरू करेंगे तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर जिम्मेदारी ले ली कि हाँ मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो समझ जाओ परिवर्तन आना है। हम भी लेंगे जिम्मेदारी की कहाँ कमी रह गई हमसे कि बच्चे पास नहीं हुए। हर साल रिजल्ट आता है, कम ही आता है, 30% के आसपास आता है, पर बीच में सर ने, जैसा मनोज सर ने बोला, 35, 38, 40% तक रिजल्ट है। पीपीटी के जमाने में 60% रिजल्ट हुआ करते थे, अब उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि क्लियरली डिक्लेयर करा है फाउंडेशन को टफ बनाएंगे, जैसे इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स को वो बढ़ाएंगे। प्रपोज अभी फाइनल नहीं हुआ है, टोटल जो सिलेक्शन होंगे वो फाउंडेशन में टफ करेंगे, पर इंटर में सबके कम, फाइनल में भी हम रिजल्ट अच्छा करेंगे। ये इन्वर्टेड फनल स्ट्रैटेजी, जैसा कि फनल होता है उसका मुंह ऊपर से बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। इन्वर्टेड फनल मतलब अब एंट्री को टफ करेंगे और एग्जिट को इजी करेंगे। आईआईटी, आईआईएम्स, यूपीएससी, पीएससी एग्जामिनेशन सब इन्वर्टेड फनल स्ट्रैटेजी पे चलती है, जो अच्छा, भले एक अटेम्प्ट लगना है तो वो फाउंडेशन में लग जाए, कम से कम इंटर में और फाइनल में तो स्मूथली बच्चा निकल जाए। इसमें निराश नहीं होना, ये एक टेम्पररी फेज है, फेलियर इज परमानेंट, इट इज ओनली अ टेम्पररी फेज, और हम बाउंस बैक करेंगे, ये फेयर है। मनोज सर आपसे शेयर करेंगे अकाउंट को लेकर कुछ टिप्स एंड विजडम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रेरक सर ने आप लोगों को गाइड किया, प्रेरक सर अपनी जो सीए इंस्टीट्यूट है ये कहीं ना कहीं पूरा टैक्टिक और प्लानिंग से ही काम कर रहा है, जहां तक हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, इंस्टीट्यूट पूरा सिलेबस पैटर्न चेक करा, मॉडिफाइड करा है, और इसमें इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं थॉट यही है कि हम फाउंडेशन लेवल पर ही स्टूडेंट को रिफाइन कर दे, इतना मजबूत कर दे, ताकि आगे जो एग्जिट है इंटर फाइनल, वहां बच्चा अच्छे से क्लियर करके क्वालिफाइड हो जाए। मतलब नॉर्मली देखने में क्या आता था कि बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर लेता था, इंटरमीडिएट में अटका, फाउंडेशन में अटका, वहां उसके 3 से 4 साल बर्बाद हुए और पता चला कहीं का भी नहीं रहा। तो उसी टैक्टिक को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि नया जो पैटर्न आ रहा है उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 50% का स्कोर किया, कंसेप्ट वही है। अब उसी को उन्होंने यहाँ तैयारी रखते हुए इस अटेम्प्ट के अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया है, जिसमें हम देखते हैं पुराना अगर हम रिजल्ट देखें, सीएसीपीटी का रिजल्ट देखें, तो सीएसीपीटी के अंदर 70% रिजल्ट इंस्टीट्यूट के, 60% रिजल्ट, 50% रिजल्ट, एक एवरेज 50% के आसपास तक का रिजल्ट बैठ जाता था। इस बार इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रॉपर किया है, अपने कंट्रोल में रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है बेटा कि हम अपने आप को अंडर असेस करें। हम ये ना मान लें कि हम सीए मटेरियल नहीं है। और ये आप इस बात को एक बात देखिएगा, ये फाउंडेशन एग्जाम, ये जो फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन आपके करियर का फाउंडेशन है, जीवन का फाउंडेशन। यानी आप सोचिए, आज ये जो टीम यहां खड़ी है, हजारों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट हम
बना चुके हैं। सर इंजीनियर हैं, रूपा मैम इंजीनियर हैं, आप इसी तरह से सौरभ सर कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं सीए हूँ। ये टीम जो है इतने समय से इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में प्रोड्यूस कर चुकी है। लेकिन आज जब हम लोगों को लगता है कि बच्चा थोड़ी समय डेविएट होगा तो हम लोगों को आके आपको मोटिवेट करना, गाइड करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम लोग, पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है, आप लोगों का समय हम लोगों के लिए प्राइमरी है। और ये जो समय है 2 से 3 साल का, यहां अगर बच्चा, गलत बच्चा सीए प्रोफेशन में आता तो वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। और इसी पर्पज से इंस्टीट्यूट या फाउंडेशन को मजबूत कर देना चाहते हैं। और ये आपके करियर का फाउंडेशन कैसे, यहां आपने मेहनत कर ली, मजबूती के साथ खड़े हो गए, लाइफ में फिर कितने भी थपेड़े आते हैं उन सभी थपेड़ों को मजबूती के साथ आप सह सकते। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलो। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप सिलेबस को उठाओगे तो बार बार सारी चीजें याद आएगी, यार ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। हम कई बार, ये कुछ बच्चे ये काम भी करेंगे कि बोले हम उसको ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 1 या 2 नंबर से अटके, उन बच्चों के दिमाग में थॉट क्या होगा कि 2 नंबर हमें अब और गेन करना, जबकि ऐसा नहीं है डियर। वापस से जो गेन है वो 0 से। और आपका कंसेप्ट ये होना, अप्रोच ये होना चाहिए, हर सब्जेक्ट 95+। अगर ये आप अप्रोच लेके चलोगे तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप सिलेबस खोलते हैं, उठाते हैं, नोट्स उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, सारी चीजें याद आएगी, याद होगी भी आपको, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आप हैंडल कर चुके हो। लेकिन हम इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं जीरो बेस बजटिंग। और जीरो बेस बजटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को सेट असाइड करो, बिल्कुल जीरो से पढ़ो, अपने आप को फ्रेश मानो। जो पुरानी एग्जाम थी वो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा था, टेस्ट में मेरे को पूरे हाईएस्ट स्कोर आया था। आप ये मान के चलो कि वो जो एग्जाम दी थी वो एक हाफ ईयरली एग्जाम थी, ताकि दिमाग में वापस अपने फ्रस्ट्रेशन ना आए। तो आप ये मान के चलो कि अब मेन एग्जाम के लिए अब हम अपियर हो रहे। तो मोटिवेशन होना चाहिए। टारगेट आप ये लेके चलो कि यार जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, काफी बड़ी संख्या में बच्चे जैसे क्लियर हुए, तो आप लोग देखते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में 5 लोग थे, 5 में से 3 लोग आगे बढ़ गए, 2 हम रह गए। तो हम उनसे कैसे नजरें मिलाएं, वो टेंशन नहीं होना। उनसे नजरें मिला के चैलेंज दो कि भैया तुम लोग क्लियर हो भी गए हो, हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही है, अभी हम क्लियर करके देखो, इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर आपको ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएंगे। लंबी जंग है बेटा। और जो कमियां हैं, सबसे पहली बात, इंस्टीट्यूट को दोष नहीं देना, उसके वैल्यूएशन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा। अपनी कमियों को देखना, अपनी लापरवाहियों को देखना, उस पर रिपेयर करना। टीचर से बात करो, टीचर से कंसल्ट करो। और कोई गलत डिसीजन अपने दिमाग में आना नहीं चाहिए। आप लोगों का एग्जिस्टेंस, आप लोगों का करियर, आपके पेरेंट्स और हम सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, ठीक है, एक लड़ी थी, एक छोटी सी लड़ी थी। अभी अगर हम वापस एग्जाम देने की भी बात आती तो 4 ही सब्जेक्ट वापस पढ़ेंगे। इंटर या फाइनल में अगर होता तो 8-8 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ते, वो कितना अपने लिए ट्रबल है। तो इसलिए जो छोटी सी ठोकर है, इसको आप भूलो, जीरो से उठो और अपने टीचर से बिल्कुल आप कांटेक्ट करो, संपर्क करो। जहां आपको दिक्कत है, टीचर आपको गाइड करेंगे और प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा ना, बिल्कुल। थैंक यू। तो मैम आप बताएं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो तो बच्चों के लिए आइसिंग ऑन द केक है। यही वो सब्जेक्ट है जहां पर 90 एक एवरेज बच्चा भी लेकर आया और एग्री ने मदद करी। तो और क्या करा जाए ताकि इकोनॉमिक्स में एक एवरेज बच्चा आसानी से 90+ का स्कोर लेके चले। 90 इज नॉट डिफिकल्ट इन इकोनॉमिक्स। किसी 3 सब्जेक्ट में 90 लाना एक अलग लेवल का तैयारी चाहिए और बेस चाहिए। पर इकोनॉमिक्स में एक साइंस है, 1+1=2, ऐसा करने से 90 अचीव हो जाता है। मुझे याद है, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था उन बच्चों का, टॉपर्स का, तो नाम की बच्ची, उसका 300+ का स्कोर है, इकोनॉमिक्स में 90 है। उसने जो बोला रूपा मैम, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 रिवीजन कर लिए थे इकोनॉमिक्स और आगे मैं 90 के ऊपर। एक और बच्ची ने बोला मैंने मॉड्यूल भी नहीं खोला इकोनॉमिक्स का और मैं 90 के ऊपर स्कोर लेकर आया, 300+ के स्कोर वाले। तो कोई एक है बेटा, एक मैजिक फॉर्मूला है, कोई साइंस है, कोई अप्रोच है जिससे तुम इस सब्जेक्ट में तो 90 लाकर वो एग्रीगेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैम बताओ। जैसा आप सबने बोला कि फेलियर एंड सक्सेस दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड नो फेलियर इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो कोई बात नहीं, जो ये हो गया है तो इसे हम लर्निंग लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या गलतियां की। इफ वी आर नॉट एबल टू क्लियर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी।
तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिखो कि आपने क्या कहाँ पे फॉल्ट किया था, पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर टेबल और उसको फॉलो करो कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे। तो व्हाट आई रियलाइज इन इको वाज मैक्सिमम बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो 11th 12th में पढ़ा हुआ होता है और सबको लगता है कि इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वो तो कर ही लेंगे। अब मैथ्स में डर लगता है, लॉ इज एन एब्सोल्युटली न्यू सब्जेक्ट, इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल होते हैं, तो उनको लगता है रिलैक्स करना है तो इको में कर लेते हैं, चलो क्लास बंद करना है तो इको में कर लेते हैं। और फिर आज नहीं रिवाइज किया तो कोई बात नहीं ना, अपने पास तो बहुत टाइम है, वी कैन डू लेटर ऑन। लेकिन फिर बाद में जाके क्या ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बुरा मान जाता है, फिर लास्ट में अपने पास में पढ़ने को और जब पैनिक होने लगता है तो इसमें कर नहीं पाते। तो देन इस बार इको में बिल्कुल गाज नहीं गिरी थी एंड ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बहुत स्कोरिंग होता है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिटर्न इजीली मिलता है और ये आपका एग्रीगेट बनाने में बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर भी आप फेल करते, तो वो अपने से सेम नहीं होता कि यार सब में तो पास थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो दिलवाएगा वो इको दिलवाएगा। और अगर आप चाहते हो हाँ इसमें 90+ का स्कोर करना है, मैं बच्चों से अक्सर बोलती हूँ कि अगर आप 70 में अटके हो तो आप इस बार इतनी मेहनत करो कि 90+ का स्कोर तो आए एंड बीइंग एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी एंड साथ में यू हैव टू सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेहतर आप करोगे। मैं तो क्लास में मैं कुछ भी नहीं छुड़वाती हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं, पिछले 36 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाती हूँ, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इनफैक्ट मॉड्यूल के पीछे जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स है, सेल्फ असेसमेंट है, वो भी सॉल्व करवाया एंड मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैंने सारे आईसीआई के करवाए थे पिछले 10 years के। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ऐसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पास, कुछ ही बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो वी हैव टू वर्क अपॉन हाउ टू इंक्रीज स्कोर। तो उसके लिए खूब सारे क्वेश्चन, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, है ना, अगर कॉन्सेप्ट में वीक होगे तो क्वेश्चन में बार बार फॉल्ट करोगे, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़िए एंड उसके बाद में बताएंगे यू हैव द पोटेंशियल एंड द ओनली थिंग इज दैट अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है तो यू हैव टू वर्क अ बिट हार्डर, दैट इज ऑल। अगर हमें मालूम है कि आईसीआई इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बना रहा है, एक इनवर्स फनल अप्रोच ले रहा है, एंट्रेंस लेवल दे आर मेकिंग इट टफ, तो व्हाट नॉट वी वर्क अपॉन इट और हम अपने को और ज्यादा मजबूत करें और फिर एक बार फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे तो मेक श्योर कि अब जो ये हमारा 6 मंथ का लॉस हुआ वो हम इंटर में भी ना करें और हम फाइनल में भी ना, हम अपनी गलतियों से और ज्यादा सीखें। एंड आई एम श्योर यू आर द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट। द ओनली थिंग इज दैट हमारा समय अभी कमजोर था, वी कैन वर्क अपॉन इट, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी डेफिनेटली सर। आलोचनाओं से बेटा बिल्कुल नहीं घबराना है, जो जीवित है उसी की आलोचना होगी, मृत की आलोचना नहीं होती है। और अंतिम 4 लाइनें बोल के समाप्त करता हूँ। राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। तनकीद करता है जब कोई मेरी कमजोरियों पे, तनकीद मतलब टिप्पणी, अरे तुझसे लॉ नहीं होगा, अरे मैथ्स तेरे बस की बात नहीं है। तनकीद करता है जब कोई मेरी कमजोरियों पर, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। तो आप जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं बेटा वो सब संभाल के रखना और उन सब का बोलकर नहीं अपने परिणामों से जवाब देना। आपके माता पिता, हम सब टीचर्स, आपके अच्छे कर्म, पूरी प्रकृति आपके साथ में है। ये छोटा सा सेटबैक है, फेलियर इज नेवर परमानेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बाय बाय।